हेलो दोस्तों, यूपीएपीओ 2025 नोटिफिकेशन 16 सितंबर यानी आज जारी हो गया है। डिटेल नोटिफिकेशन, संक्षिप्त नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, आज डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। पूरा सिलेबस जो है इसमें चेंज हो गया है और क्या क्या प्रोविजन, क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सारा इसमें देखते हैं। 16 सितंबर से स्टार्ट है, यानी आज ही से फॉर्म भरने स्टार्ट हैं। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 24 अक्टूबर इसके करेक्शन की लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। अब इसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित, फॉर्म भरने से संबंधित, एज से रिलेटेड, चाहे वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड, मतलब सारी ही चीजें इसमें दी हुई हैं डिटेल में, इंटरव्यू से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो एक एक करके इसमें देखते हैं। तो पहले इसमें सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि जब भी आप फॉर्म भरवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ओटीआर कराना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ओटीआर कराने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो क्योंकि पहले आपको ओटीआर नंबर मिलेगा और उस ओटीआर नंबर के आधार पर ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप सबसे पहले अपना ओटीआर कंप्लीट करा लेना और ओटीआर कंप्लीट कराने के बाद में अपना फॉर्म भर लेना। और फॉर्म जब आप भरें, फिल करें, तो उसमें फाइनल सबमिट जो है आप जरूर करें। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा फॉर्म जो है वो रह जाए। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान ही अपने डॉक्यूमेंट जो सावधानी पूर्वक उसमें देख लें, जांच कर लें। और हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट जो होता है, उसमें जो डीओबी है वही आपकी डीओबी जो उसमें काउंट होती है। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। आपको फॉर्म भरने के बाद में सॉफ्ट कॉपी आपको अपने पास रखनी है और हार्ड कॉपी भी ही आपको अपने पास रखनी है, प्रिंट आउट करा के। ये आपको मेंस के टाइम पे या इंटरव्यू मेंस के टाइम पे आपको चाहिए होती है। और जो डॉक्यूमेंट है या हार्ड, मतलब जो हार्ड कॉपी है, वो आपको भेजनी नहीं है, अपने पास ही रखना है फॉर्म भरने के बाद में। ये बाद में जो है जब मेंस का फॉर्म भरा जाता है तो उसके साथ में सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगते हैं और वो आयोग को जो है वो डाक के द्वारा भेजे जाते हैं, या बाई हैंड भी आप वहां पे दे सकते हैं। और प्री से रिलेटेड इसमें क्या चीजें हैं, प्री में ये है कि आपको जो है फॉर्म भरना है बस, और फॉर्म भरने के बाद में यानी जो लास्ट डेट है आपकी, आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट आपकी लास्ट डेट तक के होने चाहिए। लास्ट डेट के बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, चाहे वो आपकी डिग्री ही क्यों ना हो। यानी आपको यहाँ पे ये इसमें लिखा है कि आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर तक के भी अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन और ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें, वो रख लें। और यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट है वो सारे सर्टिफाइड जो अटेस्टेड कॉपी होंगी वो बाद में आपसे मंगवाई जाएंगी। तो इस तरह से मतलब आपको ये इसमें लिखा है, ये पूरा पढ़ने के बाद ही जो है ये बताया जा रहा है। उसके बाद में जो बैंक फीस वगैरह है, इसमें 125 रुपए जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस है, बाकी अगर की जो है और कम है, 65-62 रुपए है। और ओटीआर फॉर्म भरने से रिलेटेड हो गया। और इसमें फिर आती है बात आपको जो एज क्राइटेरिया है। तो एज क्राइटेरिया क्या है इसमें, यहाँ पे ये आवेदन शुल्क है जो बताया था कि 100 रुपए यानी 125 रुपए टोटल जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 65 रुपीज, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 25 रुपए, इस तरह से है। वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो वैकेंसी पे आते हैं। सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है, वैकेंसी कितनी है। तो 182 पोस्ट हैं। ये पहले वैसे शॉर्ट जो नोटिफिकेशन आया था उसमें था, लेकिन कैटेगरी वाइज इसमें नहीं था। तो यहाँ पे है जो जनरल की सीट है वो 27 सीट है, और एससी की सीट 67 है, एसटी की 9 है, ओबीसी की 61 है, ईडब्ल्यूएस की 18 है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी 9 है। और बाकी यहाँ पे आप देख ली महिला की जो है वो 36 सीट है। तो यहाँ पे आप सीटों का जो दिया है इन्होंने जिस तरीके से, उसमें देखेंगे जो 27 सीट हैं जनरल की। अब इन 27 सीट में भी जो है वो
अदर कैटेगरी वाले जो है वो शामिल हो जाते हैं फाइनल मेरिट में, लेकिन प्री में नहीं होंगे। प्री में आपको अपनी ही कैटेगरी में फाइट करना होगा। आपने 2022 का जो प्री एग्जाम हुआ था वहां पे आप देखेंगे जो कट ऑफ थी वो ओबीसी की 100 पर थी, जनरल की 103 पर थी और ईडब्ल्यूएस की 107 पर थी। तो यानी जो प्री एग्जाम होता है उसमें जो कट ऑफ होती है वो अपने ही कैटेगरी में लगती है, उसमें जनरल में नहीं कूदते हैं, जंप करते हैं। तो इसलिए आपको अपनी कैटेगरी में फाइट करना है प्री एग्जाम में। तो यहाँ पे सीट जो है वो जनरल की वैसे सबसे कम है, 27 सीट हैं। उसके बाद एससी की 67, सबसे ज्यादा सीट 67 एससी की हैं और फिर ओबीसी की 61 सीट हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सीट है। उसके बाद में यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन है ये रिजर्वेशन है जो कि एससी एसटी और ओबीसी इनको या ईडब्ल्यूएस को जो है वो रिजर्वेशन इसमें दिया जाएगा। जैसे एज में रिलैक्सेशन है कि भाई एज में इसमें 5 साल की छूट जो वो दी गई है ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी को, यहाँ पे आप देखेंगे। और उसके बाद में जो इसमें जो मेन चीज है ये तो फार्म भरने से रिलेटेड और रिजर्वेशन से रिलेटेड वो हो गई। उसके बाद में ये कह रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सारे जो कैटेगरी हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें रिजर्वेशन या एज में छूट नहीं होगी। यानी ऐसे होता है कि कोई भी एक राज्य का व्यक्ति यानी अदर स्टेट के यूपी में जो वो कैटेगरी का लाभ जो है वो नहीं ले सकते, रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते। और उसके बाद में एक से अधिक रिजर्व कैटेगरी आयु या फिर एज में या रिजर्वेशन जो है उसमें सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही छूट मिलेगी उसमें। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनमें क्या होता है कि जिनकी जो ओबीसी का या कास्ट सर्टिफिकेट वो जो बनवाते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है या जाति तो वो पिता की तरफ से ही जो है वो मान्य होगा उनका। उसके बाद में जाति के लिए आय के लिए तो उनका रहता है लेकिन जाति के लिए पिता का ही मान्य होता है। ये होता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी की महिला जो है अनरिजर्व में जाती है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता। ऐसे ही अनरिजर्व की महिला अगर रिजर्व कैटेगरी में अगर शादी करती है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए उसके पिता की ही जो है जाति को वो माना जाता है। उसमें उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके जो अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो आपको मेंस में जो आपको मंगाई जाएंगी वहां से। और उसके बाद में जो इसमें मेन पॉइंट है वो है प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के यानी जो वैकेंसी उसका 15 गुना 15 टाइम्स जो अभ्यर्थी हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे और 3 टाइम्स जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो एक और है ये तो उस टाइम पे ओएमआर शीट एडमिट कार्ड पे भी लिखा रहता है कि जो ओएमआर शीट है वो ब्लैक बॉल पेन जो है उससे ही भरा जाएगा। यानी इसमें ब्लैक पेन के अलावा दूसरा पेन जो है वो नहीं मांगा है। 3 आपको कार्बन कॉपी वहां पे जो है 3 कॉपी मिलती हैं ओएमआर शीट की, जिनमें से एक आपको दे दी जाती है स्टूडेंट कॉपी और 2 कॉपी वहां पे रख ली जाती हैं। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग है इसमें, यहाँ पे देखिए 1/3 की जो वो नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें चाहे वो प्री हो या मेंस हो 35% मार्क्स आपको लाने हैं किनको, एससी और एसटी को, और 40% मार्क्स जो वो अदर कैटेगरी जो उनको लाने हैं। यानी एससी एसटी को 35% लाने हैं चाहे वो प्री एग्जाम है चाहे वो मेंस एग्जाम है। और इधर आप एजुकेशन में आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांग रहे हैं, ये केवल आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और अगर अन्य बातों के समान होने पर यहाँ पे ये वेटेज की बात कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थी को कैंडिडेट को वेटेज दिया जाएगा जो सेना में 2 साल तक की अवधि तक वो सेवा कर चुका हो मिनिमम, या फिर उसके पास में एनसीसी का बी टाइप का सर्टिफिकेट हो।
उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट है, अब एज हमने बताई दी कि एज जो है यहाँ पे एज देख लेते हैं कि 21 साल की आयु जो मिनिमम होनी चाहिए और 40 साल जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है उसमें आप देखेंगे SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों के लिए, और जो स्पोर्ट्स वाले हैं या फिर जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो छूट है वो 5 वर्ष की छूट है। यहाँ पे EWS के लिए छूट नहीं है एज में। बाकी SC, ST और OBC के लिए और बाकी अगर स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी 40 + 5 45 वर्ष तक वो भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट डेट के बाद में कोई भी जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये सिंपल बात है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म जो है वो भर देना। और ये मेंस की फीस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे कि जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो उसकी फीस भी यहाँ पे दे दी है कि 225 रुपए मेंस की फीस होगी आपकी जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए। बाकी के लिए और कम फीस हो जाती है, SC, ST के लिए 105 रुपए। तो यहाँ पे फीस के बारे में प्रावधान है। उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप आयोग की जो ईमेल आईडी है उस पे आप जाके पूछ सकते हैं। और जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो इसमें प्रारूप दे रखे हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के और जाके वहां पे बनवा सकते हैं कि इस तरह का जो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए सर्टिफिकेट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट है, चाहे वो दिव्यांगजन से रिलेटेड है, तो ये सारी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो इस फॉर्मेट में। उसके बाद में इसमें आता है कि जो मेंस एग्जाम होगा वहां आपके सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको देने होंगे। तो वो चीज हो गई। और हाई स्कूल और या फिर जो है उसके जो भी समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा है उसके सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें मानी जाएगी। उसके बाद में यहां से इंपॉर्टेंट जो है वो अब ऐसा नहीं है प्री के लिए या फिर आपके फॉर्म भरने से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। ये सारे अब फॉर्मेट दिए हुए हैं। अब बात आती है मेन इसमें जो दे रखा है फॉर्मेट के बाद में, वो है सिलेबस की बात कि सिलेबस में प्री के लिए क्या सिलेबस हुआ है और मेंस के लिए क्या सिलेबस है, क्या जुड़ा है नया। तो जो कि हमने पहले भी हमने पढ़ा था वीडियो में, हमने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली थी कि उसमें सिलेबस में क्या क्या चेंज हो गया है। तो ये यहाँ पे सिलेबस है, ये देखिए यहाँ पे प्री का सिलेबस है ये और मेंस का सिलेबस है। तो पहले प्री का देख लेते हैं। जीके और लॉ दो इसमें पार्ट होते हैं, पेपर एक ही होता है, पार्ट 2 होते हैं, यानी 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का। और जिसमें से जो जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जनरल साइंस के आपके 8 क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन और इंडियन नेशनल मूवमेंट के 8 क्वेश्चन। यानी एक तरह से अगर हिस्ट्री के देखें तो 16 क्वेश्चन जो वो टोटल है। उसके बाद में पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन है और वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन यानी जो सेंसस है उससे रिलेटेड 8 क्वेश्चन है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर हैं। जो जीके है बेसिकली बहुत आसान भी कह सकते हैं और वन लाइनर भी है कि आपको नहीं पता है स्पोर्ट्स में पूछ लिया कि ये पुरस्कार किसने जीता है या ये खेल उसमें किसने जीता है, टेनिस का विंबलडन किसने जीता है। तो इस तरह से ही करंट अफेयर हो गया या कोई स्थल पूछ लिया, कोई पुरस्कार पूछ लिया, बस इतना मतलब बहुत आसान जो क्वेश्चन इसमें आते हैं। इंडियन हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, ये भी बेसिक क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। उसके बाद में जो लॉ का जो पेपर है उसमें क्या चेंज है, चेंज तो पूरा का पूरा ही है। यहाँ पे आप देखेंगे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे यहाँ पे बीएनएस हो गया। बीएनएस के 30 क्वेश्चन है, बीएसए के 20 क्वेश्चन है और बीएनएसएस के 25 क्वेश्चन है। तो इनमें से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से हटा दिए हैं, 5 क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया है और 5 क्वेश्चन इसके जोड़ दिए हैं बीएनएसएस के।
तो ये यहाँ पे मिला के 10 क्वेश्चन किसके ऐड कर दिए यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपके सिलेबस में अब क्या जुड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जैसे झारखंड एपीओ का पेपर देखेंगे तो वहां पे ओल्ड लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नए हैं तीनों, वहां पे पुराने हैं तीनों, लेकिन इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे भी है, झारखंड एपीओ में भी और यहाँ पर भी है। और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन है जिसमें 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन इसमें से 7 + 8 इस तरह से करके वो आते हैं। जैसे 8 क्वेश्चन पुलिस एक्ट से आ गए, 7 क्वेश्चन पुलिस रेगुलेशन से आ गए, या 7 क्वेश्चन पुलिस एक्ट से आ गए, 8 क्वेश्चन रेगुलेशन से आ गए। लगभग रेशो मतलब जो है वो यही रहता है, 7-8 या 9-6, मतलब इस तरह से एक आध क्वेश्चन का ही फर्क पड़ेगा, वरना जो रेशो है दोनों में से इस तरह का ही रहता है। तो प्री का ये सिलेबस हो गया है, 100 क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। और उसके बाद में जो मेंस का पेपर होता है उसमें क्या चेंज है, हिंदी पहले भी 100 अंक की थी तो अभी भी 100 अंक की है, और इसका जो लेवल है वो हाई स्कूल लेवल होता है हिंदी का 100 नंबर का। उसके बाद जो इंग्लिश ऐड की गई है इसमें 50 नंबर की, यानी जो जीके का पहले 100 नंबर का पेपर होता था वो 50 नंबर का होगा, 50 नंबर की यहाँ पे क्या ऐड हो गई है, इंग्लिश। तो इस तरह से एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो है इसमें वो नया जुड़ा है। तो और क्या हुआ है, तो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का पेपर जो है ये हो गया 100 नंबर का आपका, और एविडेंस का आपका जो है वो 100 नंबर का अलग से पेपर होता है, और ये बीएनएसएस का और बीएनएस का पेपर होगा ये आपका 100 नंबर का। और इसमें आपका पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन भी आता है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर में, और एविडेंस का एक अलग से स्पेशल पेपर होता है। तो जो साक्ष्य अधिनियम है यहाँ पे वो बीएसए है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है अदर एक्ट। अदर एक्ट आपका जो 100 नंबर का आएगा। तो जो नया पेपर आपका ये जुड़ा है, एक ये पेपर जुड़ा है नया, एक आपका जो है वो इंग्लिश का पेपर जुड़ा है नया। तो ये 2 पेपर आपके जो है वो नए जुड़े हैं इसमें। अब अदर लॉ में कितने एक्ट हैं और कौन कौन से एक्ट हैं आप यहाँ पे देखेंगे। आपका जो अब पेपर है वो कितने नंबर का हो गया, 500 नंबर का टोटल। पहले 400 नंबर का था, अब 500 नंबर का हो गया। इसमें कौन कौन से एक्ट हैं, यहाँ पे आर्म्स एक्ट ये आपके बिहार एपीओ में है, पॉक्सो आपका वहां पे बिहार में है एपीओ में, और आपके राजस्थान में है। डॉरी प्रोविजन एक्ट बिहार एपीओ मेंस में है। SC ST एक्ट आपके राजस्थान में भी है और आपके बिहार में भी है। करप्शन एक्ट आपके बिहार में है। उसके बाद में IT एक्ट है, ये आपके MP वगैरह इनके जो HJS वगैरह जो होते हैं वहां पे आपको ये मिलते हैं। उसके बाद एक्सप्लोसिव एक्ट है 1884 का, ये आपका बिहार एपीओ मेंस में है। उसके बाद ये नए हैं जो आपको लगभग कहीं नहीं मिलेंगे, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का है। उसके बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो 1955 का ये वाला है। फिर उत्तर प्रदेश के स्पेशल एक्ट हैं आपके 5 एक्ट। ये कौन कौन से 5 एक्ट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट जिसको बोलते हैं, यानी गुंडा कंट्रोल एक्ट जो है वो, गुंडा नियंत्रण अधिनियम। उसके बाद उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986। ये वैसे ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे एक्ट जो है, इनमें से 1-2 एक्ट जो आपको बड़े मिलेंगे, बाकी तो सब छोटे छोटे एक्ट हैं। जैसे डॉरी प्रोविजन एक्ट है, 10 सेक्शन आपको याद करना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक्सप्लोसिव एक्ट है, वो भी आपको 7-8 सेक्शन आपको उसमें याद रखना है, तो इतने बड़े नहीं है मेंस के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 का, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024। यही सेम इस तरह का ये राजस्थान में जो है वहां पे भी था, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो है वो 2022 का एक्ट जो है राजस्थान एपीओ मेंस में। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी अपना जो है 2024 में लागू किया है। और एक केंद्र का अलग है, स्टेट का अलग रहता है। विदेशी विषयक अधिनियम 1946 ये है। तो इस तरह से 16 नए कानून आपके 100 नंबर में आपके डिवाइड हो जाएंगे, यानी 16 गुणा 6 अगर आप करते हैं तो ये 96 नंबर हो गए, यानी लगभग 6 नंबर का एक पेपर में से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन जो आएंगे वो भी आपके छोटे छोटे हो गए, जैसे आपने
यूपी सिविल जज 2022 का जो जीएस वाला पेपर देखा था, तो वहां आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन मिला था, 3 नंबर का भी क्वेश्चन मिला था वहां पे आपको, जो 9 माइनर एक्ट उसमें जोड़े गए थे। तो इसी तरह से मेंस में यहां से भी आपको 2 नंबर 3 नंबर इसी तरह के ही क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 और 3 मिला के कितने हो गए, 5, यानी 2 क्वेश्चन एक एक्ट से हो गए, किसी से 3 जो है वो भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मतलब 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, ये तो लगभग हर एक्ट से रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से 5 नंबर का एक तो हो गया, तो 16 पंजे 80 हो गए। अब जो 20 नंबर का जो बचा है क्वेश्चन, वो जो मेजर एक्ट इनमें से 16 में से रहेंगे, उनमें से आपको 5 मेजर एक्ट हो गए, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन उसमें और दे सकते हैं, या फिर 16 में से 10 एक्ट को जो मिलाते हो तो 2 धाम 20, यानी एक एक क्वेश्चन 10 एक्ट में से और एक्स्ट्रा पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से वो 2 धाम 20 मतलब 2 10 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पेपर जो ये बनेगा। तो मतलब आपको इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे जो मेजर एक्ट हैं बीएनएस या बीएनएसएस या बीएसए, उनकी तरह आपको यहाँ पे मेजर क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 10 नंबर का या 15 नंबर का या 20 नंबर का, उस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ आपको 2 नंबर 3 नंबर या कोई क्वेश्चन अगर मैक्सिमम मिला तो 5 नंबर का, वरना 2 या 3 नंबर के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये टाइम लिमिट होता है, और आपका इसमें जो है वो नंबर का भी एक जो होता है कि वर्ड का भी लिमिट होता है और टाइम का भी लिमिट रहता है। तो आपको प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा करनी होती है लिखने की, बार बार जब रफ ले लेना अपनी, और पूरा रफ में आप लिखते ही जाना, बार बार लिखना, जब तक उसे आप याद करने के बाद बिना देखे आप लिख ना दो सारे एक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को, तब तक आप मत मानना कि आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट हो गई है। तो ये मेंस का जो है ये है, लेकिन मेंस के लिए बाद में भी स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आएंगे। अभी बात करते हैं प्री के लिए। तो प्री का सिलेबस हो गया, अब प्री की तैयारी की बात करते हैं कि जो प्री की तैयारी है वो आप जो किस तरीके से कर सकते हैं। चूंकि बेयर एक्ट है, नए बेयर एक्ट है, तो इसमें कंपैरिजन तो आपको याद रखना नहीं है वैसे, क्योंकि ओल्ड है नहीं, फिर भी मेजर जो सेक्शन है उन पे आप कंपैरिजन आपको याद रख लेना। कहीं आपको ऐसा ना हो कि पुराना वाला याद रह जाए, तो कंपैरिजन में आपको याद रहता है कि अच्छा ये चेंज हुआ है, तो उससे आपको तुरंत ध्यान आ जाता है। तो वो चीज है। उसके बाद में चूंकि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए 3 एक्ट तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और इससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन देखना है आपको, वो आप यूके सिविल जज का जो पेपर हुआ है 2025 में, आप 31 अगस्त को ये पेपर हुआ है, आप इसका पेपर आप देख लेना। लगभग इसी तरीके से क्वेश्चन जो वो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आपको वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो इसमें से बनेंगे। बाकी आपको हमारे YouTube चैनल पर आपको पूरी फ्री क्लास आपको मिलेंगी पूरे कोर्स की, चाहे वो बीएनएस से रिलेटेड हो, चाहे वो बीएनएसएस से हो, चाहे वो बीएसए से हो। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये देखना है कि जहां जहां पे चीजें जुड़ी हैं अंदर बीएनएस में, बीएनएसएस में या फिर बीएसए में, केवल आपको सेक्शन ही ध्यान नहीं रखना कि कौन सी सेक्शन नई ऐड हुई है, कौन सी जो है वो हटाई गई है। आपको अंदर भी उस सेक्शन के अंतर्गत में क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, वो भी आपको अंदर याद रखना है। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, कंपैरिजन में बीएनएसएस की और बीएनएस की, कि क्या जोड़ा है, क्या हटाया है। अब केवल आपको बीएनएसएस और बीएनएस और बीएसए इन्हीं के वीडियो चाहिए, तो इनके वीडियो आपको जो है वो मिलते जाएंगे। और जो एग्जाम है, क्योंकि आपके पास में जो टाइम रहेगा वो लगभग आप मान के चलिए 16 सितंबर से 16 अक्टूबर, 16 नवंबर और 16 दिसंबर, यानी 3 माह का आपके पास में टाइम है। तो एग्जाम आपका जो भी होगा जब भी, मतलब वो 16 दिसंबर के बाद ही होगा। 16 दिसंबर से पहले एग्जाम ये नहीं होने का है, भले ही 16 जनवरी तक क्यों ना पहुंच जाए, पर 16 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में आप एग्जाम इसको मान के चलिए, 16 दिसंबर से 16 जनवरी। तो आप अपनी तैयारी को इस तरह से कीजिए कि आप पहले इनकी थ्योरी पढ़ना, और आपने थ्योरी पढ़ ली है पहले, तो फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे मिलेंगे, और आप ये जो थ्योरी है ये भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आप अपनी तैयारी कीजिए अब। ओके, थैंक यू सो मच।